अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अबू बकर आजम की टेनिस अबू बकर आजम की अटेंडेंस नहीं लगा लेते हैं, अभी तो किसी की भी नहीं लगाई। चलें जी, अब अटेंडेंस लगा लेते हैं ज़रा। आई वो जस्ट वेटिंग के थोड़े स्टूडेंट ज्वाइन कर लें, सो दैट्स वाई। ओके जी, अब्दुल रहीम रऊफ। Yes, sir, present. अब्दुल सुबहान। जी सर प्रेजेंट। ठीक है। अली हसन। अमीर हमजा। आसिफ रहमान। यस सर। ठीक है जी। दानियाल अली। Present, sir. दानियाल। Yes, sir. ठीक है। ओके जी, दानियाल के बाद एहतशाम। प्रेजेंट सर। ठीक। ओके, फिरोज अहमद खान। Present, sir. ठीक। फिरोज के बाद जी हमील जफर। हमील। हुमैर अनवर। सर उमेर का मैसेज है, कनेक्शन एरर आ रहा है उसका शायद। ठीक हो जाएगा, क्लास के अंदर अंदर ना आए। ठीक। और मियां मोहम्मद उमैर। सर हुमैर अनवर इससे पहले ठीक था है। क्या? ठीक है, मियां हुमैर लग गई। मियां मोहम्मद उमैर। आसिफ मजीद। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद जुनेद असलम। सर। मोहम्मद तैयब। ठीक है जुनेद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद तैयब। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद अबू बकर आजम। यस सर। ठीक है जी। आकब जहूर। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद असद अशरफ। Present, sir. अच्छा। बिलाल बाबर। प्रेजेंट सर। बिलाल बाबर। ठीक है बिलाल। बिलाल जुनैर अजहर। बिलाल जुनैर मौजूद है, अटेंडेंस भी बोलें। सर प्रेजेंट सर, आवाज नहीं ठीक आ है। रही थी। ठीक है। मोहम्मद हुसनैन। मोहम्मद हुसनैन नहीं है। यस मोहम्मद सर। मोइस सईद। यस सर, मोहम्मद हुसैन। ठीक है। मोइस सईद। मोइस सईद नहीं। रिहान ताहिर। मोहम्मद शाहजेब अशफाक।
Present, sir. ठीक है जी। मोहम्मद उस्मान, मुकर्रब, मुकर्रब अहमद नहीं है। उमर शाहिद, Yes, sir. ठीक है। रजा फैज, Present, sir. उसामा अफजल, Present, sir. ठीक। वलीद, प्रेजेंट सर। ठीक है। जैद इश्तियाक, Present, sir. ठीक है जी। ओके, मियां मोहम्मद उमैर आया बाद में। और कोई जी जो ड्यूरिंग द अटेंडेंस अगर किसी ने ज्वाइन किया और अटेंडेंस नहीं हुई? सर मोइस का माइक नहीं चल रहा था। अच्छा, मोइज़ को भी चेक कर लेते हैं लिस्ट में से। और मियां मोहम्मद उमैर ने हैंड रेज किया तो मोइज़ का कह रहे माइक नहीं चल रहा। ठीक है, मोइज़ मौजूद है। पता नहीं माइक नहीं चल रहा या वो ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो या ऑडियो पे जब क्लिक करना होता है माइक पे उसने वो नहीं किया। खैर एनी हो, सो अटेंडेंस उसके लगा दी। और जी कोई एनीवन एल्स इन अ वेरी क्विक वे अगर कोई रह गया तो चलें जी। एंड दैट्स ऑल अबाउट अटेंडेंस। और मैंने जो कोर्स है सिलेबस वो LMS पे उसकी फ़ाइल लगाई हुई है जिसके अंदर सिलेबस भी मौजूद है और डिस्ट्रीब्यूशन भी मौजूद है और रेशो भी मेंशन है। तो उसको ज़रा गौर से आप लोग उसको रीड आउट कर लीजिएगा। वो एक रफ एस्टिमेट है कि सम हो इस तरह का होगा, ठीक है। अदरवाइज़ जो कोई डिस्कस किया कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन एक बेहतरीन एस्टिमेशन है कि इस तरह की चीज़ें होंगी। तो उसको जिसने नहीं पढ़ा वो उस फाइल को जाकर देख ले, उसमें तीनों चीज़ें हैं और उनको ज़रा ठीक से ज़हनशीन कर ले। तो अभी जो है वो प्रीवियसली जो दो हमने साइकिल स्टडी किए थे वो एक, चलिए आपसे आगाज़ कर लेते हैं पूछने का। अभी तक कौन से हमने दो साइकिल्स जो हैं वो पढ़े हैं? सर एक रैंकाइन साइकिल। एक रैंकाइन साइकिल है और दूसरा सर वो एयर वाला कोई था, नेम सही नहीं पता, लेकिन उसमें एयर के ऊपर यानी कि वो हीट साइकिल। एक्सचेंजर वगैरह जो उसमें। ठीक है, वो साइकिल इतना बुरा है या आप लोग इतने अच्छे हैं जो कि क्वेश्चन तो दूर की बात, टॉपिक का नाम भी नहीं पता किसी को? तो वो नेम बड़े अजीब अजीब थे, वो साइंसदानों के, वो याद नहीं रहते सही। तो आप कोई आसान सा नाम रख लें, आप रशीद साइकिल रख लें, बरकत अली साइकिल रख लें, उसका आप लोग ही याद कर लें। जब हमारी कंट्रीब्यूशन ही कोई नहीं है तो फिर उनके नाम ही पढ़ने हैं ना। नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं था। वो जैसे ये कनॉट, ये साइकिल लाइक एक नेम देखें तो उसकी अगर सूझबूझ हो तो उसको बताने के लिए उसका एक आसान नाम भी है। हाँ जी, किसी को तो ये तो आलम है टॉपिक के नाम। हाँ जी, कोई और बताया जी, क्या कौन सा साइकिल हमने पढ़ा? ये अब्दुल सुबान, अबू बकर आजम। आप कोई फंक्शन पे आए हैं? अली हसन, आसिफ रहमान, बिलाल, दानियाल, फरोज, या कोई मीटिंग के लिए गेस्ट स्पीकर के तौर पे आपको बुलाया यहाँ पे? उमैर अनवर, मोइज़, उमैर, आकब, ज़हूर, असद, अशरफ। जिसने बताना है उसकी लगानी है अटेंडेंस, बाकी अपडेट अभी कर देता हूँ अगर कोई नहीं बोलते तो। हाँ जी, बताएं आप में से जी कोई जी। वो एक रैंकाइन का उन्होंने नाम लिया, कुछ और भी कुछ पढ़ा उसके अलावा हमने? केल्विन। केल्विन सही है जी, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, ठीक है जी। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। और जी कोई? सर आपकी आवाज मेरे पास कट रही थी, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? The question was what was the name of the previous cycle which we have studied in the previous lecture?
जी क्या था जी? अब भी सर कट गई रैंकलाइन साइकिल था। शाम से पूछ लेते हैं ना, ये बस सेइंग कि कैन यू रिपीट द क्वेश्चन जी शाम। सर मैंने नहीं, वलीद ने कहा था क्वेश्चन का, मैंने कहा था केल्विन प्लैंक जो था वो अच्छा पढ़ा जी सर। सही है। हाँ जी वलीद। चलें जी, वाई सर भी वो होगी। हाँ जी। गैस टरबाइन साइकिल। अच्छा जी, और जी कोई? सिंपल जो आप नेम कह रहे थे। चले अच्छा, ये वो चीज़ होती है जो कि माशाल्लाह इल्म है, ठीक है, और इसको देख के उम्मीद इंसान को लगानी चाहिए। ब्रिटेन, खैर वो साइंटिस्ट के नेम के ऊपर था, अगर ब्रिटेन का नाम नहीं भी आ रहा तो गैस जो टरबाइन की बेस के ऊपर जो हमने साइकिल पढ़ा है, ठीक है, गैस टरबाइन साइकिल हम उसको कह लें, गैस टरबाइन पावर साइकिल उसको कह लें। चलें गैस टरबाइन से रिलेटेड वर्ड यूज़ कर लें, तो ये तो किसी साइंसदान का नाम नहीं है ना, जो कि नहीं आता। मसला ये है कि आइडिया नहीं होता बेसिकली ना। सो ब्रिटेन वाज द साइंटिस्ट, ठीक है, और ये यानी कि आलम है। पूरा 1.5 घंटा एक चीज़ पर स्पेंड किया और नो वन नोज द नेम के जी उसका जी नाम क्या। ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप लोगों का, और इसकी बेस के ऊपर आप लोगों ने पता नहीं क्या करना है। सो खैर ये तो बातें पुरानी होगी, अब तो लेक्चर एंड हो गया। देयर इज़ नो नीड टू रिपीट सच टाइप ऑफ थिंग्स। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स जी, हमने जो टॉपिक आज पढ़ना है वो है ऑटो साइकिल, राइट। और मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ स्क्रीन को आपके सामने। आई होप सो कि आप सबके सामने जो है वो सबसे पहले टॉप के ऊपर जो है वो ऑटो साइकिल के नाम से टॉपिक का नाम आ रहा है, ऐसे ही। Yes, yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है जी, ऑटो साइकिल, राइट। सो अब ऑटो साइकिल चूँकि जी अंग्रेज़ हैं, फ़रंगी हैं, हमें पसंद नहीं है, उनके नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं और वो पसंद नहीं आए अब्दुर्रहीम रऊफ़ को, तो आगे हमारे लिए आसान लफ्ज़ों में भी लिखा हुआ है, ठीक है। द आइडियल साइकिल फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन्स। जैसे लोगों में तीली लगाने वाले लोग होते हैं, तो ये कौन सा इंजन है जी? स्पार्क तीली लगाने इग्निशन वाले। इंजन। सही। तो अब नेक्स्ट टाइम यानी कि कहीं पे इंटरव्यू देने जाएंगे तो ऑटो की जगह आप कहिएगा कि तीली लगाने वाले साइकिल्स, और वो खुश होंगे। सो द आइडियल साइकिल फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसमें क्या होगा कि एक स्पार्क आपके पास होता है, एयर ऑयल फ्यूल का मिक्सचर होता है। जैसे गाड़ियों में हमारे पास ऑयल होता है, हम पेट्रोल या डीजल वगैरह रीफिल करवाते हैं, तो हमारे पास फ्यूल टैंक में से जब फ्यूल आता है और एयर और फ्यूल की मिक्सिंग की वजह से फिर आगे चाहे आप उसको जो है वो किसी स्टिक के थ्रू उसको आगे लगा रहे हैं या उसको किसी ऑटोमेटिक पॉइंट के थ्रू स्पार्किंग दे रहे हैं या जैसा भी, जैसे घरों के अंदर गीजर्स के अंदर सेल से स्पार्क उसको मिल रहा होता है। सो जब आप एयर और फ्यूल का मिक्सचर जब आपस में और उसकी मिक्सिंग होगी और उसको स्पार्क मिलेगा तो देन इग्निशन हो जाती है और इंजन में जो है वो कंबस्टन स्टार्ट हो जाती है, राइट। और उसकी बेस के ऊपर फिर हमें जो क्रैंक शाफ्ट है वो मूव करती है और हमारी व्हीकल जो है वो आगे मूव करती है, राइट। इनको हम मैकेनिकल साइकिल भी कह लेते हैं, राइट। और यहाँ पर मेंशन भी है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रोक होते हैं, उसको भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ अ स्ट्रोक। तो ये खैर एक फिनोमिना है। अब हमने डिटेल में सारी चीज़ देखनी है कि कैसे स्पार्क होता है और कैसे कंबस्टन होती है और कैसे पिस्टन मूव करता है और कैसे पिस्टन के साथ लगी क्रैंक शाफ्ट मूव करती है और क्या ये मैकेनिज़्म होता है। ये आप जो अधूरी तस्वीरें देखते रहे हैं पहले यानी कि चैप्टर्स के अंदर, या अगर आप देखें फिगर 9.11, 11। ठीक है। सो फिगर 9.11 आपके पास है। सो दैट इज़ पिस्टन और वो मूव करेगा। और ये इस तरह की पिक्चर्स हम पहले भी इसको देखते रहे, लेकिन कभी हमें पता नहीं होता था कि ये दूरी सी तस्वीर से क्या मुराद है। आगे साफ ज़रा शाफ्ट लगी होती है जो कि पिस्टन के मूव करने से हम उससे कोई काम ले रहे होते हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है। तो ये पहले थोड़ा सा ओवरव्यू था,
सो नाम इसका जो है डेफिनेट सी बात है जिस साइंटिस्ट के ऊपर है, दैट इज़ ऑटो साइकिल, और ये आइडियल साइकिल है स्पार्क इग्निशन, ठीक है, इंजन्स के लिए। और अगेन हर जो साइकिल है उसका साइंटिस्ट के नेम के ऊपर नेम है, और उसका प्रैक्टिकल जो पर्पस है वो भी साथ में मेंशन है। रैंकाइन के साथ वेपर पावर साइकिल लिखा हुआ था, स्टीम मूव कर रही होती है, स्टीम टर्बाइन यूज़ कर रहे हैं। ब्रिटेन के साथ गैस का लिखा हुआ था, और इस तरह ऑटो के साथ स्पार्क इग्निशंस का लिखा हुआ। इसमें एक वर्ड यूज़ होता है स्ट्रोक का, जैसे अब हम बात करते हैं 2 स्ट्रोक की या 4 स्ट्रोक की, तो उसको भी थोड़ा पहले देख लेते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन की बार बार वो टर्म यूज़ करता है, अभी उधर भी लिखा हुआ था, तो उसको आप ज़हन कर लें कि जो पिस्टन सिलेंडर टाइप डिवाइस के ऊपर जो इंजन बेस कर रहा होता है, ठीक है, उसको हम रेसिप्रोकेटिंग जो है वो इंजन कह रहे होते हैं। यहाँ पर भी आगे वर्ड एक आया था। अब इसके अंदर जो कुछ चीज़ें जो आगे माइट भी यूज़ हो सकती हैं, अक्सर आपने एक वर्ड सुना होगा स्ट्रोक का, जिसको आप 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। ये अगर यस किसी को सर। काम नहीं भी पता तो ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुने होंगे कि ये 2 स्ट्रोक इंजन है या ये 4 स्ट्रोक इंजन है, इस सेंस में। और 4 स्ट्रोक किसी को कुछ नहीं भी पता तो उसको ये उसके ज़हन में ख्याल सा बना हुआ है कि 4 स्ट्रोक वाला जो उसमें ज़्यादा पावर होती है वो थोड़ा बेहतर होता है, और 2 स्ट्रोक वाला कदरे कम बेहतर होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जिसको नहीं भी कुछ पता उसने 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक का नाम सुना होगा। अब हम थोड़ा देखते हैं कि स्ट्रोक बेसिकली क्या है, ठीक है, स्ट्रोक से बनता गया और फिर 2 या 4 कैसे साथ में ऐड अप हो गया, एक तो ये देख लेते हैं। तो आपके पास सबसे पहले तो है कि एक वर्ड जो कि स्ट्रोक की डेफिनेशन से भी पहले आएगा, उसको हम टीडीसी कहते हैं, टॉप डेड सेंटर, या हम उसको बीडीसी कहते हैं, बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है टीडीसी और बीडीसी, राइट। सो अब अगर आप ये पिक्चर से ख़ुद से अगर फ़र्क थोड़ा वाज़े करने की कोशिश करें, ये फिगर 9.9 है, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग जो इंजन्स हैं, ये अगर पिक्चर को आपको देख के कहे कि टीडीसी और बीडीसी में क्या फ़र्क है, तो आप किस तरह के कमेंट्स देंगे? सर ये टॉप डेड सेंटर यानी कि इसका टॉप पिस्टन का टॉप वाला हिस्सा और बॉटम से नीचे वाला हिस्सा। चलें जी, एक ने जो है वो पोजीशन के अकॉर्डिंगली एक बात करने की कोशिश की है, बाकी जी कोई कमेंट करें। ये सर पिस्टन उधर जाके रुक जाएगा, टॉप वाले पे टॉप वाला आएगा नहीं, बॉटम वाले पे नीचे वाला। अच्छा, तो चलें, कुछ ने इस सेंस में हम हमारे साथ बात की। अब देखते हैं कि क्या बेसिकली, तो एक तो टॉप वाले का एक ने कहा कि ये थोड़ा ऊपर वाली तरफ होता है, नाम से उसने लेने की कोशिश की। बॉटम वाला उन्होंने कहा नीचे की तरफ होता है, ठीक है, वो भी हो सकता है। तो साथ में अगर आप देख रहे हैं तो ये जैसे जैसे पिस्टन मूव करता है इसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो रहा है। तो जो टॉप डेड सेंटर है उसमें अगर आप टॉप डेड सेंटर के ऊपर टीडीसी के ऊपर चले जाएं तो वो मिनिमम वॉल्यूम है, और अगर आप बीडीसी के ऊपर आ जाएं तो इस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस में रहते हुए वो वॉल्यूम कौन सा है, मैक्सिमम वॉल्यूम, ऐसे ही। यस सर। इस बात से इत्फाक करते हैं कि टीडीसी के अंदर जब ये पिस्टन यहाँ पर मूव कर जाएगा टीडीसी के ऊपर, तो आपके पास जो वॉल्यूम है वो कम होगा, कम हो जाएगा। और जब यस सर। बीडीसी पे होगा तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, मिनिमम और यस सर। मैक्सिमम की सेंस में इस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस के अंदर रहते हुए। ये आप नीचे दो तस्वीरें देखें, आपको टीडीसी और बीडीसी के ऊपर पिस्टन नज़र आएंगे। यस सर। ठीक है, जब टॉप के ऊपर है तो उसको क्लियरेंस वॉल्यूम कहा हुआ है, और इसको डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कहा हुआ है। इसमें पिस्टन बिल्कुल नीचे है और उसमें बिल्कुल ऊपर है।
तो ये टीडीसी और बीडीसी की सेंस में आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अब टॉप डेड सेंटर की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। द पिस्टन reciprocates in the cylinder between the two fixed positions called the top dead center. Top dead center होता क्या है? The position of the piston when it forms the smallest volume in the cylinder. Smallest volume को आप क्या कह रहे हैं? Top dead center। तस्वीर में भी आप देखें तो आपको ऐसे ही नजर आएगा। और बॉटम डेड सेंटर में आप किसको कह रहे हैं? द पोजीशन ऑफ द पिस्टन व्हेन इट फॉर्म्स द लार्जेस्ट वॉल्यूम इन द सिलेंडर। ठीक है, तो ये चीज़ें। अब आप ये बताएं कि ये जो तस्वीर नीचे मैंने हाईलाइट की है, ये सबको नीचे बॉटम में पिक्चर नज़र आ रही जिसको मैंने सर्कल किया? यस सर। अब आप देखें कि पिस्टन एक वक्त में आपको ऊपर नज़र आ रहा है और एक वक्त में आपको नीचे नज़र आ रहा है, ऐसे ही? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये टीडीसी से बीडीसी का जो सफ़र है इसको आप स्ट्रोक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोक। स्ट्रोक। तो एक दफ़ा जब ये सफ़र तय होता है आप उसको कहते हैं 1 स्ट्रोक, दैन दूसरी दफ़ा 2 स्ट्रोक, तीसरी दफ़ा 3 स्ट्रोक और चौथी दफ़ा 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक। ठीक है, तो स्ट्रोक का जो वर्ड है अब उसके बारे में सीख लेते हैं कि उसका क्या है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टीडीसी एंड बीडीसी इज़ द लार्जेस्ट डिस्टेंस। बिल्कुल ठीक है कि टीडीसी से अगर आप बीडीसी पे चलें तो सिलेंडर के अंदर रहते हुए मैक्सिमम यही डिस्टेंस बनता है। ठीक है, दैट द पिस्टन कैन ट्रैवल इन वन डायरेक्शन। एक सिमत में जो आपका पिस्टन मूव कर सकता है ना, वो यही हो सकता है कि बीडीसी से टीडीसी पे चला जाए या टीडीसी से बीडीसी पे आ जाए। ये वो मैक्सिमम फासला है जो कि एक सिमत में वो तय कर सकता है। ठीक है, बार बार चक्कर लगा के फासला नहीं बढ़ाना, इन वन डायरेक्शन। एंड इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रोक ऑफ द इंजन। तो स्ट्रोक की क्या डेफिनेशन बनी है, आप बताएं जरा। सर टीडीसी से बीडीसी का जो सफर होता है उसको हम ठीक स्ट्रोक कहते हैं ठीक, सर। मैक्सिमम वर्डिंग पे ज़रा सारी गौर करनी है। द डिस्टेंस बिटवीन द टीडीसी लार्जेस्ट डिस्टेंस है एक, और एक विन वन डायरेक्शन। तो ये सारी जब बात करेंगे फिर कुछ चीज़ें ऊपर के सामने, एक तो लार्जेस्ट डिस्टेंस है और एक इन वन डायरेक्शन है, राइट। तो दैट इज़ अ स्ट्रोक। और जो डायामीटर है इसका, अगर आप डायग्राम को देखें 9.9 को, तो उसके अंदर एक बोर वर्ड भी लिखा हुआ। तो बोर क्या है? द डायामीटर ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड द बोर। ठीक है जी। सो हमने यस सर। टीडीसी को देख लिया, बीडीसी को देख लिया, और हमने स्ट्रोक को देख लिया, हमने बोर को देख लिया। तो ये वो टर्म है फ्रीक्वेंटली जो कि होनी है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है क्विकली ज़रा करें, फिर आगे मूव करूँ। नो सर। नहीं, किसी ने कुछ शायद हैंड रेज वगैरह किया था। खैर, सो और बीडीसी का बता दोबारा। किसका? बीडीसी और टीडीसी का। बीडीसी और टीडीसी टीडीसी का। का। बीडीसी आपके पास बॉटम डेड सेंटर होता है और टीडीसी आपके पास टॉप डेड सेंटर होता है। तो अगर आपने बीडीसी पर आना है तो आपको टीडीसी से चल के जब आप बीडीसी पे आएंगे तो इस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस के अंदर रहते हुए आप मैक्सिमम वॉल्यूम के ऊपर हैं। ये अगर आप नीचे वाले डायग्राम को देखें तो एक पिस्टन के अंदर आपने चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर वगैरह इस तरह के पढ़े हैं, तो आपको पिक्चर देख के आइडिया होना चाहिए कि अब इसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम है आपका। अगर इससे यस भी सर। आगे देंगे तो पिस्टन को बाहर ही निकाल लेना फिर आपने पिस्टन सिलेंडर डिवाइस। और टीडीसी के ऊपर अब अगली पिक्चर को हाईलाइट करने लगा। टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, जब आप मिनिमम वॉल्यूम मेंटेन करते। तो ये देखें यहाँ पर सारा तो खाली पड़ा हुआ जिसके ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास मिनिमम वॉल्यूम है, यस आपका सर। जो पिस्टन है वो टॉप पोजीशन के ऊपर है, मिनिमम वॉल्यूम में। तो टीडीसी और बीडीसी के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड के वो दैट इज़ 1 स्ट्रोक। और इसमें हम अब साफ ज़ाहिर भी देखेंगे कि इसमें हमारे पास इनटेक वाल्व होता है जिससे एयर और फ्यूल का मिक्सचर आ रहा था, और एग्जॉस्ट वाल्व होता है जिसको आप उर्फ़ आम में अक्सर सरेंसर कह रहे हैं, जहाँ से चिमनी से धुआं निकल रहा है। इस सेंस में हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व, जहाँ से रेजिडुअल जो गैसेस हैं, वेस्ट जो गैसेस हैं वो खारिज हो रही होती हैं। ठीक है, सो यस सर। ये इस तरह की भी। और एक हमारे पास इसी तरह कंप्रेशन रेशो भी है, R इज़ इक्वल टू वी मैक्सिमम ओवर वी मिनिमम। जैसे आप दूसरे में प्रेशर रेशो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप जो है वो वॉल्यूम रेशो की बात करें, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा है, मैक्सिमम ओवर मिनिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमम कहाँ पर होता है? बीडीसी के ऊपर होता है, वो उसने लिख दिया, और मिनिमम टीडीसी के ऊपर होता है, वो उसने लिख दिया।
इसी तरह आगे मीन इफेक्टिव प्रेशर भी हम यूज़ करेंगे और उसको हम W नेट कहते हैं डिवाइडेड बाय V मैक्स माइनस V मिनिमम। तो W नेट का आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि W नेट के डिफरेंट फार्मूलाज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, कभी Q इन माइनस Q आउट की सेंस में, कभी वर्क की सेंस में ही यूज़ कर लेते हैं। सो इट डिपेंड्स एनी हाउ। तो इसको हम क्या कहते हैं, जिस स्पार्क इग्निशन इंजन, अब इस पे आ जाते हैं कि क्या होता है। और ये 4 स्ट्रोक है हमारे पास। अब 4 स्ट्रोक इसको मैंने क्यों कहा होगा? सर ये 4 टाइम्स ने मूव 4 किया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 4 टाइम्स इसने किया होगा, राइट। और तो सबसे पहले आप देखें कि अब थोड़ा आपने अपनी आंखें और ज़हन ज़रा खुला रखना है, ठीक है, कोई 2 नंबरियाँ नहीं लगानी ज़हनी तौर पर। आप देखिए कि मैंने हाईलाइट किया है कंप्रेशन रेशो को, ठीक है, और मेंशन हुआ हुआ कि एक्चुअल 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन, राइट। और कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर अब आप अगर देखें तो ये एरो मुझे थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। इसके अंदर क्या लिखा हुआ जी? एयर फ्यूल मिक्सचर। एयर फ्यूल मिक्सचर। तो कुदरती तौर पर जब आग जलती है तो ऐसा ही होता है, अगर आप हवा का बीच में से एलिमेंट ख़त्म कर दें तो आग नहीं लग रही होती, राइट। सो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है। और ये क्या चीज़ें हैं, ये ऊपर एक इनलेट वाल्व है और एक एग्जॉस्ट वाल्व है, दैट इज़ द इनलेट वाल्व, ठीक है। और ये आपके पास जो है वो एग्जॉस्ट वाल्व है जहाँ से हॉट गैसेस जो हैं या रेजिड्यूल वो खारिज होनी है, ठीक है। सो क्या होगा कि फ्यूल वाले टैंक से आपके पास फ्यूल आया, एयर और फ्यूल मिक्सचर आ गया। और ये देखें ये पिस्टन, ठीक है, जब इसमें ऑयल आता जाएगा ना, ठीक है, इस पोजीशन पे अब जो है वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो आ चुका है, राइट। उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद देखें ये क्या चीज़ है, ये सबको अब आइडिया होगा कि ये क्या बनी हुई तस्वीर, शोला सा नहीं कर रहा, ये क्या हो रहा है? स्पार्क मिरर, राइट। स्पार्क हो रही है सर। ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास इसके साथ लिखा हुआ है जी कंप्रेशन, पहले के साथ लिखा हुआ कंप्रेशन स्ट्रोक। तो इसमें हुआ क्या है कि पिस्टन जो था वो बॉटम की तरफ था, ठीक है, और पिस्टन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचा है जो कि आर्बिट्रेरी आपको पोजीशन शो करवाएगी, ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर। उसके बाद क्या हुआ कि जब एयर और फ्यूल मिक्सचर को स्पार्क मिलेगा तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से एक्सपेंशन होगी। जब आग लगती है तो साफ ज़रा टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा, जैसे अक्सर आप लोग कहते हैं कि वो जी धमाका हुआ या कुछ इस तरह की। तो एक्सप्लोसिव एक वो मटेरियल होता है, एक्सपेंशन होती है, ठीक है। और आपके पास साफ ज़रा यहाँ पे वो धमाके वाला सिनेरियो तो नहीं होता, क्योंकि वो अंदरूनी तौर पे गैस की वजह से या किसी वजह से ऐसा प्रेशर तो नहीं बिल्डअप हुआ कि चीज़ें फट जाएं। लेकिन जब डेफिनेट सी बात है स्पार्क होगा, जब कंबस्शन होगी तब आपके पास जो है वो एक्सपेंशन होगी, टेम्परेचर और प्रेशर हाई होगा। तो एक्सपेंशन से क्या होगा आपके पास, उसको हम कहते हैं पावर स्ट्रोक, यानी किससे एनर्जी मिली। और साथ में हमने क्या लिखा हो, एक्सपेंशन। तो पिस्टन ये देखें नीचे की तरफ मूव करेगा। अब इस एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा कि आगे क्रैंक शाफ्ट अटैच होगी और आपको व्हील जो है वो चलते हुए नज़र आते हैं। आप अक्सर ट्रक वगैरह के नीचे अगर आपकी नज़र पड़े, क्योंकि उसकी बॉडी थोड़ा ऊंची होती है, टायर उसके बड़े होते हैं, तो हमें अक्सर क्रैंक शाफ्ट या उसकी शाफ्ट मूव करती हुई भी नज़र आ रही होती है, ठीक है, किस तरह से व्हील्स को रोटेट करवा रही। और उसके बाद क्या होगा फिर देन जब ये पावर स्ट्रोक होगा तो उसके बाद अगेन एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, पिस्टन वापस अपनी हालत पे आएगा और क्या करेगा, जो रेजिडुअल गैसेस हैं उनको खारिज करेगा, किससे? एग्जॉस्ट वाल्व से, राइट। और फिर उसके बाद अगेन क्या होगा, अगेन उसके बाद क्या, इनटेक स्ट्रोक। अगेन क्या होगा कि आप एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो वाल्व ऑन होगा फ्यूल वाला, तो फ्यूल जो है वो अंदर आने की जो है वो कोशिश करेगा और यहाँ पर एयर और फ्यूल आ जाएगा। और ये आपके पास जो पिस्टन है वो साफ ज़रा उस रिस्पेक्ट से नीचे नीचे होता जाएगा, ठीक है। जब ये इसके अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर आ जाएगा और ये पिस्टन, डेफिनेट सी बात है, ये देखें ना ये एरो क्या बता रहा है कि पिस्टन एग्जॉस्ट वॉल्व की वजह से यहाँ पर गया हुआ था, और जैसे जैसे एयर और फ्यूल इसके अंदर आ रहे हैं आपके पास साफ ज़रा वो जगह एयर और फ्यूल से भर रही है, तो पिस्टन नीचे नीचे मूव करता जा रहा है, क्योंकि एयर और फ्यूल की जगह बन रही है ना, जब चीज़ उसमें आती जाएगी ये आगे शिफ्ट होता जाएगा। और फिर अगेन उसके बाद क्या होगा, अगेन उसके बाद ये पिस्टन जो नीचे आया हुआ था
ये एयर और फ्यूल मिक्सचर को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, जिसको कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक, ऊपर की तरफ लेके जाएगा और स्पार्क के उसको करीब करेगा ताकि उससे आग जल जाए। ठीक है, तो ये जिस वे में डायग्राम्स बनी थी मैंने उस वे में आपको बताया। इट्स बेटर कि अब मैं जिसको हाईलाइट करने लगा हूँ, अगर आम सेंस में आपने देखना हो तो आप ये जो मैंने पॉइंट आखिरी वाला मैं बार बार हाईलाइट इसको कर रहा हूँ, इससे आप ज़हन नशीन करने की कोशिश करें तो आपको चीज़ें सिंपल लगेंगी। केयर और फ्यूल मिक्सचर से फ्यूल आया, पिस्टन नीचे को आ चुका है, अब चूँकि आपने उसको स्पार्क करवाना है, फिर आपने कंप्रेशन स्ट्रोक उस पर लगा दिया, देन आपने उसके ऊपर पावर स्ट्रोक लगा दिया, एग्जॉस्ट पे आ गया, और फिर इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, राइट। तो ये एक वे है, मैकेनिज्म, जिस सेंस में यानी कि हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी जो एज अ बिगिनर जो हम चीज़ों को देखते हैं। बाकी उसने प्रोसेस जिस रिस्पेक्ट से लिखे होंगे उनको हम उसी रिस्पेक्ट से जो है वो डील करेंगे। ठीक है, क्लियर है जी चीज़ें। Yes, तो ये sir. जो यस सर। चार दफ़ा ये जो काम है उसकी वजह से 4 स्ट्रोक। अब 2 स्ट्रोक में जो होता है उसमें एयर और एग्जॉस्ट वगैरह वो एक ही स्ट्रोक में काम हो रहे होते हैं, ये 4 की बजाय 2 स्ट्रोक बीच में यूज़ हो रहे होते हैं, फिर उनकी एफिशिएंसी भी उस रिस्पेक्ट से कम होती है। ठीक है, पावर वगैरह भी कम होती है। इसमें हर चीज़ को सेपरेटली जो है वो डिवाइड किया गया। ठीक है, तो एक बस झलक उसकी दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि वो मेरा एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है फ़िलहाल। तो ये देखें एक स्कीमेटिक ऑफ 2 स्ट्रोक रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स। इसमें एयर और फ्यूल मिक्सचर आया और ये काम हुआ, और ऊपर स्पार्किंग वाला। तो इसमें 4 की बजाय जो है वो 2 मैकेनिज्म जो हैं वो यूज़ होने। किसी को अगर इसमें इंटरेस्ट हो तो वो ये 2 स्ट्रोक का लिखा हुआ है तो पढ़ ले। तो ये 4 काम बजाय के 4 हिस्सों के स्प्लिट होने के ये 2 पोर्शंस में चारों काम हो रहे होंगे, और इस वजह से आपके पास एफिशिएंसी और वर्किंग थोड़ी कम होगी। तो बड़े आसान अल्फाज में खैर लिखा हुआ है, जिस तरह मैंने आपको स्ट्रोक का या टीडीसी बीडीसी का बता दिया। आप 2 स्ट्रोक अगर किसी को दिलचस्पी पढ़ना चाहे बड़ा ईजी है। सो खैर कम टू द पॉइंट। और अब ये हम डायग्राम को ज़रा देखते हैं, जो पीवी डायग्राम है जो कि एक्चुअल डायग्राम है। ये जो नीचे जो चीज़ जिसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें दैट इज़ द आइडियल, और जो ऊपर वाली चीज़ हम डिस्कस करें वो दैट इज़ एन एक्चुअल कि रियलिटी में हमारे पास क्या होता है। सो इस पे अब आ जाते हैं। ये जो चीज़ है उसको मैं डिस्कस करने लगूँ। ओके जी, अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पर आप देखें ये इनटेक को मैंने हाईलाइट किया, एरो भी लगा वो बता रहा है। जब आपने इनटेक उसकी ली है, ठीक है, सो इनटेक के सेंस में जैसे जैसे उसके ऊपर इनटेक आ रही है, जैसे जैसे एयर और फ्यूल मिक्सचर आ रहा है, पहले वो देखें लोअर पोजीशन पे था, सॉरी टॉप पोजीशन पे था टीडीसी के ऊपर। जैसे जैसे उसके अंदर फ्यूल आया, अब देखें फ्यूल आया तो अब वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर उसकी जगह पे आ गया, वॉल्यूम उसका बढ़ गया, उसके अंदर जगह बनी एयर और फ्यूल के लिए। वो आपको एरो भी बता रहा है कि आप किस तरह टीडीसी से बीडीसी की तरफ आए हैं, राइट। फिर आपने क्या काम किया, फिर मैं जिस चीज़ को हाईलाइट करूँगा, फिर आप देखिएगा कंप्रेशन। ठीक है, पहले आपने ये वाला काम कर लिया, अब टीडीसी से बीडीसी पे आ गया, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में अब क्या हुआ, आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं। देखें वॉल्यूम कम हो रहा है, ये मैं साथ साथ मूव कर रहा हूँ, वॉल्यूम कम होता जा रहा है लेकिन प्रेशर बढ़ता जा रहा है। कंप्रेशन में ऐसे ही होता है, क्या ख्याल, राइट। Yeah. फिर क्या एक पॉइंट आया, फिर इग्निशन हुई है, स्पार्क इग्निशन। जब इग्निशन हुई है, आग जली है, तो जब आपको पता है जब आग लगेगी तो उस वक़्त इस इंजन के रिस्पेक्ट से इतनी आपको अब सेंस डेवलप हो चुकी होगी कि उसके अंदर मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर किस मुकाम पे होगा, जब कंबस्चन होगी। जब कंबस्चन होगी तब आप यस हाईएस्ट सर। प्रेशर के पॉइंट, तो जैसे इग्निशन हुई ये देखिए प्रेशर और बढ़ने लग गया। ये एंड ऑफ कंबस्चन का पॉइंट लगा हुआ है, और एंड ऑफ कंबस्चन उसके लिखने का यहाँ पे मुराद ये है कि इस मुकाम के ऊपर हाईएस्ट प्रेशर टेम्परेचर मेंटेन हुआ होगा। समझ गए ना, आपकी जब कंबस्चन होगी यस सर। उस वक्त, इसीलिए उसने उसको बिल्कुल टॉप पे बना कर एंड ऑफ कंबस्चन मेंशन किया। फिर क्या होगा जब ये काम हुआ, उसके बाद कंबस्चन हुई, फिर क्या होगा, फिर एक्सपेंशन। ये वही चीज़ है, स्पार्क मिला, एग्निशन हुई, और साथ में वो एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 डिस्कस हो रहा है यहाँ पर, एग्निशन और एक्सपेंशन। तो
हाईएस्ट जब आग लगी, हाईएस्ट प्रेशर और टेम्परेचर है, तो साथ ही पिस्टन ने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया, क्रैंकशाफ्ट आगे लगी चलना। तो अब एक्सपेंशन के ऊपर अगर आप देखें तो एक्सपेंशन का एरो नीचे को आ रहा है, प्रेशर कम होता जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो एक्सपेंशन में ऐसे ही होता है। यस सर। ठीक है, और फिर क्या हुआ है कि जब फिर एट द एंड क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन्स। फिर क्या होगा कि फिर एग्जॉस्ट वाल्व जो हैं वो ओपन होगा, और उनके ओपन होने से आपके पास क्या होगा कि जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो Yes. यहाँ से खारिज होंगी, वेस्ट होंगी। तो जैसे ही हॉट गैसेस, रेजिडुअल गैसेस निकलेंगी, तो ये देखें वॉल्यूम कम होता जा रहा है। वॉल्यूम क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। वॉल्यूम क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, नीचे की तरफ आप आ रहे हैं। और साथ ही देखें एरो भी क्या कह रहा है, एरो आपको ये कह रहा है कि अब आप बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रहे हैं। यानी कि एग्जॉस्ट में भी आप देखें तो आप बॉटम से टॉप की तरफ नहीं जा रहे। ठीक है, वॉल्यूम कम यस होता सर। जाएगा, उसमें जो रेजिडुअल गैसेस हैं वो निकलती जाएंगी। ठीक है, और फिर क्या होगा कि अगेन इनटेक होगी, वॉल्व ओपन होंगे। ठीक है, और आपने एयर और फ्यूल मिक्सचर अब अगेन यहाँ पर आना है। ठीक है, और वॉल्व जैसे ही ओपन होंगे, अब आप अगर देखें यहाँ पे उसने P-ATM मेंशन किया हुआ। सो P-ATM का मतलब ये है कि आप P एटमॉस्फेरिक यहाँ पे उसको मेंशन करने का ये है कि आप जो इनटेक कर रहे हैं ना वो एटमॉस्फेरिक से थोड़ा सा कम प्रेशर के ऊपर आप इनटेक कर रहे हैं, ताकि जब चीज़ जहाँ पर कम होगी उसकी तरफ कोई चीज़ आ जाए। जैसे आप लोअर पोटेंशियल के ऊपर किसी चीज़ को लेके आते हैं ताकि हाई टू लो वर्किंग हो, या हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, जैसे हीट ट्रांसफ़र का मैकेनिज़्म होता है। तो जब आपने किसी चीज़ को फ्लो का सेटअप बनाना हो तो आप उस चीज़ को कदरे कम लेवल पे रखते हैं ताकि हाई लेवल से उसकी तरफ फ्लो का मैकेनिज़्म बने। वोल्टेजेस की सेंस में टेम्परेचर, हीट, ये खैर दुनिया का असूल है। ठीक है, झुकेंगे तो थोड़ा सा मामला ज़रा बेहतर हो। सो यहाँ पर पी एटमॉस्फेरिक का मेंशन करने का ये है कि आप जब इनटेक करवानी है तो आप एयर और फ्यूल मिक्सचर वाला जो इंटरनल आपके पास टैंक है, ये जो पिस्टन सिलेंडर है, उसको थोड़े कम प्रेशर पे रखें ताकि उसकी तरफ एयर और फ्यूल मिक्सचर की जो आमद है वो ज़रा स्टार्ट हो। ठीक है, तो पी एटमॉस्फेरिक यहाँ पे मेंशन करने का ये लॉजिक है, राइट। सो आई डोंट नो कि उसने आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं ये बताया, ये नहीं बताया, लेकिन एनी हाउ जी। सो पीवी डायग्राम भी क्लियर हो गया। अब इसको हम आइडियली देख लेते हैं कि जैसे हम साइकिल्स वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है जी, आपको एक्चुअल सारा आइडिया हो गया और पीवी डायग्राम का भी एक्चुअल का आइडिया हो गया कि क्यों उसने आडी टेढ़ी और इस तरह की बनाई हुई है। तो अब आइडियल साइकिल के सेंस में देख लेते हैं। इसमें अब आपके पास जो उसने नाम लिखे हैं साफ ज़रा, अब इसको क्या बी को क्या कह रहा है, आइडियल ऑटो साइकिल। ठीक है, और आइडियल ऑटो साइकिल की सेंस में अगर आप देखें तो इसके साथ उसने लिखा हुआ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, क्योंकि हीट इन और हीट आउट का ताल्लुक नहीं है तो इंट्रोपी उसने कहा सेम है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। और अगर आप ये वाला पॉइंट, और अगर इसमें आप देखें यहाँ पर ये थोड़ी सी जो आइडियल वाली डायग्राम्स हैं ये थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी हैं, ऊपर वाली की तरह इसकी तरतीब बिल्कुल उस तरह से सीधी नहीं है। यानी कि ये नहीं देखना कि जैसे बिल्कुल ऊपर वाली डायग्राम उसके नीचे वाली, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म है। अब अगर आप यहाँ पे देखें हीट जब एडिशन हो रही है तो आपको पता है जब हीट इन और हीट आउट होती है तब आपके पास एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है, तब आपको कुछ और मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट एडिशन हो रही है। आइडियली क्या हो रहा है, कांस्टेंट, वो ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट एडिशन नहीं हो रही जैसे हम पावर साइकिल्स के अंदर लेते हैं। पावर साइकिल्स के अंदर हम क्या कहते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट एडिशन हो रही है। यहाँ पर ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट एडिशन हो रही है। और इसी तरह जब कंप्रेशन होगी तो वहाँ पर भी एक्सपेंशन होगी, वहाँ पर अभी हम कहते थे कि टरबाइन के ऊपर एक्सपेंशन हो रही है,
और आइसेंट्रोपिक होती थी। आइसेंट्रोपिक क्यों? क्योंकि टरबाइन और कंप्रेसर या पंप के ऊपर हम आइसेंट्रोपिक का वर्ड यूज़ करते थे, क्योंकि वहाँ पे हीट इन हीट आउट का ताल्लुक नहीं होता था। सो अगेन यहाँ पे भी जब एक्सपेंशन होगी, जैसे पावर स्ट्रोक है, तब आपके पास आइसेंट्रोपिक मैकेनिज्म है। फिर जब आपने एग्जॉस्ट वाल्व से हीट रिजेक्ट करनी है, तो अब तब अगेन हीट इन और हीट आउट का ताल्लुक है। एंट्रोपी बढ़ती और कम होती है हीट से। हीट आउट होगी, एंट्रोपी कम होगी, हीट इन होगी, एंट्रोपी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगेन हम आइसेंट्रोपिक का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो अगेन आपने यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट रिजेक्शन हो रही होगी। एक चीज़ आप देख रहे हैं कि सारे सिलेंडर्स के अंदर एयर लिखा हुआ है, तो ये एयर आपके पास यहाँ पर वर्किंग फ्लूइड कौन सा है? एयर है। जब कंबस्शन होगी तो वो जो हॉट गैसेज होंगी, दैट कुड बी ट्रीटेड एज एयर, एज एन आइडियल गैस। टेबल नंबर A17। ठीक है जी। सो इसमें किसी को कोई यस शुरू सर। करा कि जो नो एक्चुअल जो सर। चीज़ थी, जब वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट हमारे जहन में बैठ गया, तब हमने उसकी बेस के ऊपर क्या किया कि अब देखें, अब एयर फ्यूल का टर्म हम यूज़ नहीं कर रहे, राइट। अब हम उसकी जगह क्या करें? एयर का कॉन्सेप्ट यूज़ करें। अब जब हम एयर के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे तो मैथमेटिकली ये करना आसान है। हमारे पास टेबल्स मौजूद हैं, हमारे पास आइडियल गैस के फार्मूलाज मौजूद हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी थ्रू आउट द इंजीनियरिंग एक जो कॉमन कॉन्सेप्ट होगा कि आइडियल और प्रैक्टिकल जो साइकिल में जो फ़र्क होता है, आइडियल यही होते हैं कि वो उनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग इजी होती है, दैट इज़ बिट इजी टू कैलकुलेट, क्योंकि आप कोई बीच में चीज़ काउंट नहीं कर रहे होते, कोई रेजिस्टेंस नहीं लेके आ रहे, कोई रुकावट नहीं लेके आ रहे, कोई भी जो इश्यूज़ कर सकते हैं उनको आप कंसिडर ही नहीं कर रहे होते, आप आइडियली चाह रहे होते हैं। तो इसलिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन, असम्पशंस, मॉडलिंग सारी दैट इज़ बिट इजी। ओके जी। सो इस वजह से हम काम करते हैं। अगेन अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अगर आप देखें 1 से 2 पॉइंट, ठीक है, तो पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, अब वॉल्यूम कम हो गया। ये आपके पास आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुई है, ठीक है। पहले आप ज़्यादा पे थे, अब कम पे आ गए। अगेन उसके बाद क्या हुआ है? 2 से 3 पे क्या हुआ? जो यहाँ पर लिखा हुआ दैट इज़ हीट एडिशन हुई है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। सो 2 से 3 पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम आपका TDC के ऊपर ही रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। हीट ऐड होगी है, जब हीट ऐड होगी तो प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा, एंट्रोपी उसकी बढ़ेगी, ये भी हमें आइडिया है इसका। फिर आपके पास जो 3 और 4 का पॉइंट है, जिसको आप आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कहते हैं, ये टरबाइन के केस में होती थी, यहाँ पर आपके पास उसी का नाम पावर स्ट्रोक है। तो इसके साथ आइसेंट्रोपिक वर्ड लिखा, हीट इन हीट आउट नहीं है, एक्सपेंशन हो रही है, दैट इज़ योर पावर स्ट्रोक। और ये कौन सा है? ये आपके पास ये वाला साइकिल साथ में मेंशन भी है, ये देखें ना, पॉइंट नंबर 3 और 4 साथ में सारे मेंशन है कि 3 से 4 की बात हम करें। ये हुआ, ये जब एक्सपेंशन हो रही है तो 3 पे देखें वॉल्यूम कम था, जब एक्सपेंशन स्टार्ट हुई तो प्रेशर ज़्यादा था, वॉल्यूम कम था। जब एक्सपैंड होना शुरू हुआ, प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। अब 4 का प्रेशर कम है 3 की निस्बत, लेकिन 4 का वॉल्यूम ज़्यादा, एक्सपैंड हुआ ना, वॉल्यूम बढ़ गया। फिर आपके पास 4 से 1 है, हीट रिजेक्शन एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वाला पॉइंट, ठीक है। सो अगेन BDC के ऊपर ही चौथा पॉइंट है, BDC के ऊपर ही पहला पॉइंट, यानी कि वॉल्यूम सेम है, राइट। और आपके पास हीट रिजेक्शन होगी। तो ये एक्चुअल और आइडियल साइकिल्स आपके पास। ऑटो साइकिल, जिसको उर्फिया में हम स्पार्क इग्निशन इंजन्स कहते हैं, दैट कुड बी 4 स्ट्रोक, दैट कुड बी 2 स्ट्रोक। और ये प्रोसेस के नेम अब देख लेते हैं। अब ये जो साइकिल है ऑटो साइकिल, वो अगेन बार बार कह रहा हूँ, रिवर्सिबल, बार बार वर्ड्स आ रहे होते हैं, पिछले में भी आए थे। तो रिवर्सिबल क्या होता है कि जिसके अंदर इरिवर्सिबिलिटीज़ नहीं है, वो चीज़ वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा सकती है, उसको दरमियान में किसी रुकावट का सामना नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल पार्ट्स हैं तो किसी फ्रिक्शन का सामना नहीं है, ठीक है, और किसी रेजिस्टेंस का सामना नहीं है इसको। तो इनके जो स्ट्रोक्स के नाम हैं, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है, जब आप कंप्रेस करें ऊपर आपने देखा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, जब आपके पास स्पार्क बीच में होगा, और जब उसकी वजह से वो जो चीज़ें हो रही होती हैं, आइडियली आप उसी चीज़ को कह लेते हैं कि इसके अंदर क्यू इन आ गया, क्योंकि आप आग जलने का और वो सारे प्रोसेस को डिस्कस नहीं करते, एक्चुअल में करते हैं, वो मैंने बताया भी है। फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, जब हीट आएगी तब साफ है उसने एक्सपैंड होना, दैट इज़। और 4 से 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो ये वाली जो आपके पास डायग्राम थी, दैट वाज PV डायग्राम आइडियल साइकिल की,
अब ये जिस सेंस में मैं बताने लगा हूँ ज़रा गौर करना आपने। ये आपके पास पीवी डायग्राम है एक्चुअल साइकिल की, और नीचे वाली पीवी डायग्राम है आइडियल साइकिल की। इसी तरह नेक्स्ट में आपके पास टीएस डायग्राम होगी। ये अब आपके पास टीएस डायग्राम है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम इसी साइकिल की। सो अगेन 1 से 2 वाला पॉइंट आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम एंट्रोपी साफ ज़रा बढ़ेगी जब हीट आएगी। 2 प्योर एंट्रोपी है, 3 प्योर है। 3 से जो 4 है वो आपके पास आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, 3 से 4 की एंट्रोपी सेम है। और चूँकि एक्सपैंड हुआ टेम्परेचर प्रेशर कम होगा, 3 से 4 का टेम्परेचर प्रेशर भी फ़र्क है। इसी तरह 4 से 1 वाला जो पॉइंट है, ठीक है, दैट इज़ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। 4 पे एंट्रोपी ज़्यादा थी, हीट रिजेक्ट हुई, एंट्रोपी कम होना शुरू हो गया, 1 पॉइंट पे आ गए। सो दैट इज़ टीएस डायग्राम फॉर द आइडियल साइकिल। तो ये वो चीज़ें थी जो कि वी नीड टू डिस्कस। अब न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। सो सर जो हमने एक्चुअल में यूज किया था ये फ्यूल को, उसकी जगह एयर क्यों नहीं यूज कर सकते? उसकी जगह एयर क्यों नहीं यूज कर सकते? किस में, आइडियल में या एक्चुअल के अंदर एयर क्यों नहीं यूज़ कर सकते? मतलब सर हमने जो आइडियल है उसमें एयर को यूज ठीक है, फ्यूल, ठीक है। और अब जो देखें दो हम चीज़ें अब मैं ठीक है समझ गया। ये नहीं कि उधर एयर फ्यूल कह दिया इधर एयर कह दिया, मतलब इस तरह के मसाइल हैं, ठीक है। इसको चलो समराइज़ करते हैं। देखिए हकीकत में आपके पास क्या होता है, एयर और फ्यूल कोई भी हो, चाहे वो कोयला है, चाहे वो कोई लकड़ी का कुछ पार्ट है, चाहे वो गैस है, चाहे वो ऑयल है, यस सर, हकीकत में ऐसे ही होता है ना। एयर और फ्यूल के मिक्सचर को आप स्पार्क देते हैं, यस सर, ऐसे ही आग जलती है। यस सर, तो एक्चुअल में उसने ऐसे लिखा हुआ है, क्या ख्याल यस है? सर, ठीक है, तो एक्चुअल का टॉपिक साइड पे हम कर देते हैं, ठीक उसने लिखा। जब हम आइडियल की बात करते हैं ना, तो आइडियल का गेन मतलब ये होता है कि दैट इज़ आउट ऑफ द रियलिटी। यस सर, समझ लगे ना बात? आइडियली क्या होता है, दैट इज़ आउट ऑफ द रियलिटी। वो रियलिटी पे बेस नहीं कर रहा होता, आप उसके अंदर जो रियल चीज़ें हैं उनको इग्नोर कर रहे होते हैं, ठीक यस सर, है, ठीक, राइट। सो अब इसमें आपने क्या कह रहे हैं, आप इसमें कह रहे हैं कि आपके पास हीट इन होगी, आपने उसको आइडियली कह लिया, और बैकएंड पे आप सोच रहे हैं कि बैकएंड पे एयर और फ्यूल हुआ होगा, स्पार्क हुआ होगा, और ये हीट मुझे मिली होगी। आपने उसका जो प्रोडक्ट है उसको आइडियल केस में यूज़ कर लिया, आपने जो सारे मसले मसाइल थे उन सारों को साइड पे कर दिए। तो यस सर, हकीकत वाली जब बात करेंगे तो डेफिनेट सी बात हम एयर और फ्यूल की बात करेंगे, और जब हम आइडियल की बात करेंगे तब हम कह रहे हैं कि हमारे पास हीट आ रही है, और वो होता ऐसे ही है, हम ऐसा कह सकते हैं, आइडियली हम ये कह सकते हैं, समझ गए? तो फिर ओके होता सर, क्या है कि रियलिटी के जो साइकिल्स होते हैं, जो रियल साइकिल होते हैं, वो किसी न किसी आइडियल साइकिल को फॉलो करके बनाए जाते हैं। जैसे बंदा कहता है कि मैं उसको कॉपी करता हूँ, कोई हेयर स्टाइल किसी का बना रहा है, प्रैक्टिकली वैसा बनता नहीं है, क्या ख्याल है? यस सर, कोई नई मूवी आती है, आप उसकी ज़रा बियर्ड उस तरह की बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप सलमान भाई और शाहरुख खान बन जाते हैं? यू आर नहीं, ट्राइंग टू बी, यू आर ट्राइंग टू बी, ठीक है। यस सर, सो वो आपने एक आइडियल कॉपी रखी हुई है। हमारे पास वसल्लम की लाइफ है, खैर। सो हमारे पास एक मॉडल होता है, जैसे कहते हैं कि वसल्लम की लाइफ हमारे लिए सुहसना बेहतरीन अमली नमूना है। सो हम उसको दे के करते हैं, लेकिन डेफिनेट सी बात है हम काफ़ी लोग कमज़ोर लोग हैं, वी आर ट्राइंग टू बी, हम में बहुत यस, सारी डेफिशिएंसीज होती हैं, तो प्रैक्टिकली रुकावटें हैं, 100% एफिशिएंसियाँ नहीं है, समझ रहे हैं बात को? यस सर, ठीक है, तो मेरे ख्याल से मतलब इस तरह की कुछ थी आपके माइंड में चीज़, और माइट भी इस तरह की चीज़ों से ड्रेस होगी। क्लियर यस है? सर, क्यों सर, यस चलें सर, चलें, ओके जी, लेट्स मूव ऑन। तो न्यूमेरिकल को ज़रा जी देखते हैं। उसने लिखा है जी एन आइडियल ऑटो साइकिल, लेकिन इसलिए आइडियल का वर्ड यूज़ करा हैज़ अ कंप्रेशन। जब उसने वर्ड यूज़ किया ना एन आइडियल ऑटो साइकिल, तो आपके माइंड में पूरा मेरा लेक्चर आ जाना चाहिए जो कि अभी तक मैंने बोला है, राइट। यस सर, सो anyhow an ideal cycle has a compression ratio of A2। compression ratio हमने देखा, जैसे हमारे पास प्रीवियस प्रेशर रेशियो थी, ठीक है, मिनिमम प्रेशर ओवर जो सॉरी मैक्सिमम प्रेशर ओवर मिनिमम प्रेशर,
यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम के केस में है कि मैक्सिमम ओवर मिनिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमम वॉल्यूम हमें कब मिलता है? जब हम बॉटम पे होते हैं, और मिनिमम वॉल्यूम हमें कब मिलता है? जब हम टॉप पे होते हैं, टीडीसी यस पे सर। होते हैं। सो उसकी वैल्यू 8 है। At the beginning of the compression process, air is at 100 kilopascal and 17 डिग्री सेल्सियस। सो जो कंप्रेशन प्रोसेस की बिगनिंग है वो पॉइंट नंबर 1 होता है हमारे पास, और उस वक्त आपके पास जो प्रेशर है वो दैट इज़ 100। डायग्राम में भी फिगर 9.19 में भी साथ साथ मेंशन कर दिया मैंने, 100 को हाईलाइट कर दिया, और 17 डिग्री सी एंड 800 kilojoule per kg of the heat is transferred to the air during the constant volume heat addition process. So जो Q in के दौरान जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, हीट जो ऐड अप हो रही है, ठीक है, जब हीट इन होती है उसकी वैल्यू क्या है? 800 किलो जूल पर केजी। तो ये स्पेसिफिक में है, ये Q इन स्मॉल में है, ठीक है। ये कैपिटल में अगर होती तो सिर्फ किलो जूल लिखा होता, ठीक है। और अकाउंटिंग फॉर द वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एयर विद टेम्परेचर डिटरमाइंस, हमारे पास सीपी सीवी इस तरह की अगर कोई चीज़ यूज़ करनी होगी तो वो हमारे माइंड में आ जाएगी। और क्या आपने डिटरमाइन करना? द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट अकर्स ड्यूरिंग द साइकिल। अब आप मुझे बताएं कि अब उसने किसी पॉइंट की बात नहीं की, तो मैक्सिमम टेम्परेचर या प्रेशर साइकिल, पूरे साइकिल के अंदर कब होता है? ये मैं आपको कई इशारे में बात पीछे बता गया हूँ। सर जी जब वो उसको हम जलाएंगे सर। जब आप जलाएंगे ना, यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 देखें, जब Yes, आप sir. उसको कंबस्शन Yes, sir. करेंगे तो उस पॉइंट के ऊपर एक्सपैंड करने से पहले आप हाईएस्ट पॉइंट पे खड़े, क्योंकि यस सर। एक्सपैंड जब कर देंगे तो आप नीचे आते हैं, ऐसे ऐसे नीचे आते जाएंगे। सो द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड द प्रेशर अकर, ये जहाँ पर उसने इग्निशन और एंड ऑफ द वो इग्निशन कहा हुआ था, मैंने आपको वहाँ पर एक्चुअल साइकिल में बताया है कि ये ऐसी बातें बीच में क्यों हाईलाइट कर रहा है। सो उसके पीछे उसका पर्पस आगे कहीं ना कहीं वी आर गोइंग टू यूज इट। ये देखो ना, ये इस पे ये इग्निशन करवा के, तो ये आपको एंड ऑफ कंबस्शन उसका बताने का ये क्या मकसद बेसिकली था कि जब आप कंबस्शन करेंगे ना तो आपके पास हाईएस्ट पॉइंट पे आप खड़े होंगे। इसी तरह जब हीट इनडेफिनेट सी बात हो रही होगी तो यू विल बी एट द मैक्सिमम पॉइंट। तो जो कि अभी आपने जो डायग्राम बनाई हुई है, पीवी डायग्राम जो कि न्यूमेरिकल के साथ बनी हुई है, तो उसमें आप पॉइंट नंबर 3 के ऊपर हाईएस्ट पे हैं। तो यहाँ पे इशारों में बता गया कि कहाँ पर टेम्परेचर T3 P3 माइट बी, सो वी आर गोइंग टू फाइंड, ये हमें बता गया वो, ठीक है। मैक्सिमम का वर्ड यूज़ करके अगली बात उसने हम पे छोड़ दी। सो द नेट वर्क आउटपुट और थर्मल एफिशिएंसी और मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ द साइकिल, ये हमने निकालना है। और ओके जी, एंड ई पार्ट में क्या कहता है? आल्सो डिटरमाइन द पावर आउटपुट फ्रॉम द साइकिल इन किलोवाट्स फॉर एन इंजन स्पीड ऑफ। तो हमें पावर आउटपुट का भी कह रहा है, इंजन की उसने स्पीड आरपीएम रेवोल्यूशंस पर मिनट की भी बताई हुई है, और ज्यूम दैट द साइकिल इज, ठीक है। चलें जी, हम इनको सारों को फाइंड आउट करने की जो है वो कोशिश करते हैं। सो आइडियल ऑटो साइकिल हमने लिया हमें प्रेशर, टेम्परेचर और मैक्सिमम पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है, एफिशिएंसीज फाइंड आउट करनी है, नेटवर्क्स फाइंड आउट करनी है, इस तरह की कुछ चीज़ें जो है ना फाइंड आउट करनी। सो गेन अजम्पशन में पहला पॉइंट जो है एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस आर एप्लीकेबल। इसका मैंने आपको बताया हुआ कि आप एयर और फ्यूल की जगह कह लेते हैं कि एयर है और उसको आप एज एन वर्किंग फ्लूइड यूज़ करते हैं। ओके जी, सो पहला पॉइंट जो था मेरे पास, टेम्परेचर उसने मुझे बताया हुआ था 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 17 डिग्री के अंदर जब आप 273 ऐड करेंगे, या अगर देख लेते हैं कि उसने वहाँ पर हमें कुछ, ठीक है, 17 डिग्री है। तो आपने आइडियल जब इसको लिया हुआ, तो आइडियल गैसेस के केस में एयर को जब आप आइडियल लेते हैं तो डिग्री सेल्सियस की बजाय आप टेम्परेचर कौन सा यूज़ करते हैं? केल्विन। सो 17 + 273 दैट विल बी 290 केल्विन। और इसके ऊपर आप इंटरनल एनर्जी आपने निकाल ली है, और आपने जो है वो VR1 निकाला है। ये अगेन वो VR1 आपको पता है, जैसे हमने PR1 PR2 निकाले थे और फिर उनकी हेल्प ली थी, वैसे ही हमने यहाँ पर करना है, ठीक है। जब आप एयर के टेबल में जाएंगे, जैसे मैं आपको टेबल में लेके गया था पिछले लेक्चर में, टेबल नंबर A17, तो आपने देखा था कि PR का कॉलम भी था और VR का कॉलम भी था। तो इसी तरह इस टेम्परेचर के ऊपर आप VR 290 के ऊपर VR देख ली। अब 290 के साथ आपने T1 क्यों लिखा, ये आपको ऑटो ने बताया कि यहाँ पर जो चीज़ होती है उसको मैं पॉइंट नंबर 1 कहता हूँ,
ठीक है, वो आपने साइकिल्स देखें यस सर। और उसी ने फिर U1 बना दिया, उसी ने भी फिर VR। तो 1 की जो सबस्क्रिप्ट है, जो 1 का सबस्क्रिप्ट है वो किसी बेस के ऊपर सबके साथ जा रहा है। सो अब जो प्रोसेस 1 से 2 होता है वो आपको पता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, ठीक है। सो ओके जी, मुझे पता है कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। अब आपके पास नेक्स्ट में जो है उसने कंप्रेशन जो रेशो आपको दी हुई है, जो आपको R, तो R का वैसे बजाते यहाँ पे मतलब होना चाहिए मैक्सिमम वॉल्यूम ओवर मिनिमम, यही है ना, जैसे P मैक्स की सेंस मतलब, ठीक है, ये उसका मतलब होना चाहिए। सो अब यहाँ पे साफ ज़रा V मैक्स V मिनिमम तो नहीं चलेंगे, यहाँ पर ये देखना है कि 1 और 2 पॉइंट्स कौन से है मेरे पास। तो 1 पॉइंट पे कंप्रेशन स्टार्ट होती है और 2 पॉइंट पे वो कंप्रेस हुआ पड़ा होता है। तो ये आपको पहले कंप्रेशन पे ज़रा लेके जाते हैं। ये अगर आप देखें तो 1 वाला जो पॉइंट है इसको ज़रा गौर से आप देखें, 1 से 2 पे आपके पास कंप्रेशन हो रही है। 1 का वॉल्यूम ज़्यादा है और 2 का वॉल्यूम कम है। 1 के ऊपर अभी Yes, कंप्रेशन स्टार्ट हुई थी, 2 के ऊपर कंप्रेस होके मिला पड़ा आपको, ठीक है। सो जब यहाँ पर आपने V मैक्स ओवर V मिनिमम करना होगा, ठीक है, यहाँ पर जब आप V मैक्स ओवर V मिनिमम करेंगे तो आपका मैक्सिमम वॉल्यूम कौन सा होगा? V1 सर, ये 1 वाला V1। पॉइंट। V1 आपका मैक्सिमम वॉल्यूम है और V2 आपका मिनिमम वॉल्यूम है। सो मैं इसको यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास जो R है दैट इज इक्वल टू V2 मेरे पास मैक्सिमम था और V1 सर। सॉरी V1, ठीक है, V1 मेरे पास मैक्सिमम था और ये V2 V1 मेरे पास, मैक्सिमम। हाँ ठीक है। तो ये मेरे पास सिनेरियो था और मुझे ऊपर T1 पता था 17 डिग्री और उसकी वजह से मुझे ये भी पता था कि वो 290 केल्विन होता है और उसकी वजह से मैंने VR1 निकाल लिया, U1 भी निकाल लिया, यानी कि पहले पॉइंट की मेरे पास वैल्यूज़ हैं, मैं दूसरे पॉइंट की वैल्यूज़ में इंटरेस्ट ले लेता हूँ। सो V2 इज़ इक्वल टू मेरे पास, V2 को अगर मैं यानी कि कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/R और साथ में V1, ऐसे ही बनेगा। यस सर। ऐसे ही यस सर। यस सर। इत्तेफाक करते हैं सारे। यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पर देखें कि आपने क्या किया हुआ कि VR2 जो है मेरे वाले काम की तरह कि जो VR2 है दैट इज इक्वल टू 1R इंटू आपके पास क्या होगा V1 होना, या दूसरे लफ्ज़ों में देखें कि VR2 किसके इक्वल है 1/R इंटू VR1। ये 2 सर्कल जिसके ऊपर लगाए हैं उसको देखें ज़रा। यस सर। 3 सर्कल हो गए, ठीक है, कि VR2 इज इक्वल टू VR1 ओवर R। तो बिल्कुल एक तरीके से आए हैं कि R क्या होता है मैक्सिमम ओवर मिनिमम, ठीक है। यस सर। सो अपना काम क्या है कि कॉन्सेप्ट देना और रट्टे को ख़त्म करना, ठीक है। तो मैक्सिमम ओवर मिनिमम, हम 1-2 के चक्कर में नहीं पड़े, मुझे मैक्सिमम मिनिमम का पता था, मैं आराम सुकून से साइकिल में आया और देखा हूँ कि ये किसको मिनिमम कह रहा है, ये किसको मैक्सिमम कह रहा है। बड़े वॉल्यूम मेरे पास मैक्सिमम है, स्मॉल वाला वॉल्यूम में, तो मैं सबस्क्रिप्ट मेरे लिए मैटर नहीं करते कि 2 है 1 है क्या है, ठीक है। काम मेरे लिए मैटर करता है, कॉन्सेप्ट्स डेफिनेशंस मेरे लिए मैटर करते हैं। सो VR2 आपने निकाल लिया, उसके ऊपर आपने टेम्परेचर निकाल लिया और उसके ऊपर आपने इंटरनल एनर्जी निकाली। अभी अंधाधुंध आप किए जा रहे हैं, समरी डेफिनेट सी बात है, यूजुअल जब एंड पे बताता हूँ कि यहाँ पे क्यों चीज़ें ये भी निकाल रहा है वो भी निकाल रहा है, क्यों, वाई इज़ डूइंग दैट। सो ये उसने कर लिया। अब आपकी जो मंजिल है वो T3 P3 है, जब आप जहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रेशर टेम्परेचर्स मिलने हैं, आपका T2 1s वगैरह ये मंजिलें नहीं है। लेकिन चूँकि आइडियल गैस है तो ये जिस फार्मूले को मैंने हाईलाइट किया, ये फार्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ, P2V2 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू यस सर। P1V1 डिवाइडेड बाय T1, ठीक है। ये बेसिकली यस सर। होना था कि P2V2 डिवाइडेड बाय RT2 इज इक्वल टू P1V1 और RT1, लेकिन RR चूँकि आइडियल गैस कांस्टेंट स्टेट 1 पे भी वही होता है, 2 पे भी वही होता है, वो कट जाता है, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला आइडियल गैस के केस में मैं यूज़ Yes, कर sir. सकता हूँ। तो जब इसमें अब मैंने इससे P2 फाइंड आउट करना है, मेरे पास T2 भी आ चुका है, T1 भी है, V1 भी है और V2 भी है मेरे पास, यस ठीक है। तो मैंने जो चीज़ Yes, sir. फाइंड आउट करनी है, अब वो मेरे पास जस्ट P2 है, P1 भी मेरे पास है ऊपर, यस ठीक सर। है। P1 उसने आते साथ ही मुझे डेटा के अंदर ही मेरे ख्याल से बता दिया था। सो मेरे पास सारे सब्सक्रिप्ट है। यहाँ पे देखें V1 ओवर V2 को उसने क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 8, क्योंकि V1 V2 क्या है, ये कंप्रेशन रेशियो है, मैक्सिमम वॉल्यूम ओवर मिनिमम वॉल्यूम। यस सर। तो V1 मैक्सिमम वॉल्यूम है, V2 मिनिमम है, तो बजाय के V1 V2, क्योंकि जो आपने चीज़ें फाइंड आउट की है ना वो V1 V2s नहीं है, वो VR1 VR2s है, फ़र्क है वो, ठीक है। सो V1 ओवर V2 कंप्रेशन रेशियो 8, सारी चीज़ें मेरे पास हैं, मैंने P2 फाइंड आउट कर लिया। सो अगेन माइट भी ये मेरा पर्पज़ ना हो, लेकिन इसको भी मैंने यूज़ करना। अभी ज़ाहरी तौर पर P2 आपको चाहिए नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसने आगे हमारी हेल्प करनी है केस में। ओके जी, 2 से ठीक है जी, 2 से 3 पॉइंट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। तो आपको पता है कि जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, आपने यहाँ पे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन करना आप लोगों से, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन उसने कह दिया जी 2 से 3 क्यू इन, ठीक है। क्यू इन इज इक्वल टू U3 माइनस U2, इस दफ़ा कर गया, इस दफ़ा H3 माइनस H2 नहीं हुआ, जो कि रैंकाइन और ब्रेटन में हुआ पिछले 2 लेक्चर्स में। दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। वाई यूजिंग क्यू इन इज इक्वल टू U3 माइनस U2? सर जी, क्योंकि ये है कांस्टेंट वॉल्यूम, और कांस्टेंट वॉल्यूम में यानी कि वो हमारे पास वर्क नहीं ना लगता, जिसका वो इंथाल्पी का फार्मूला होता है वो U प्लस PV। तो इसमें हमारे पास वो PV जो होता है वो वर्क होता है हमारे पास। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारे पास कोई वर्क नहीं लगता, इसलिए हम सिंपल इसमें U ले रहे हैं, H नहीं ले रहे। इसमें आपके पास फ्लो वर्क नहीं है, फ्लो एनर्जी नहीं है, पीवी वाला मटेरियल नहीं है, बाउंड्री वर्क वो टाइप सेटअप नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सो आप U प्लस पी का जो कॉन्सेप्ट है, जो बाउंड्री वर्क का कॉन्सेप्ट है, उसको यूज़ यहाँ पर नहीं कर रहे, क्योंकि बाउंड्री वर्क क्या कहता है, बाउंड्री वर्क ये कहता है कि आपके पास वॉल्यूम बदलेगा, बाउंड्री मूव करेगी तो वॉल्यूम बदलेगा। वॉल्यूम चेंज होगा, बाउंड्री वर्क होगी। आपके पास 4.1 एग्जांपल पहली क्या थी, कांस्टेंट वॉल्यूम था और बाउंड्री वर्क 0 आया हुआ था, सबने याद तो की होगी हैं, नहीं सर, सबने समझी नहीं थी। की? अच्छा चलें जी, अच्छी बात है, चले। सो मैंने क्योंकि वो बात करनी जो की होती ना, तो कांस्टेंट वॉल्यूम था जी, बाउंड्री वर्क 0 था, तो यहाँ पर आपने क्या कहा हुआ, यहाँ पर आपने क्या किया हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो बाउंड्री वर्क PV 0 है यहाँ पे, तो अब H यूज़ होना चाहिए या U यूज़ होना चाहिए, तो U यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि यस H सर। तो तब यूज़ होगा ना जब U प्लस PV होंगे, ठीक है। तो बाउंड्री वर्क यहाँ पर नहीं है, वजह क्या, बाउंड्री वर्क नहीं है, ठीक है। सो ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि उन 2 साइकिल्स में H यूज़ करना है, यहाँ पर एक निशानी याद कर ले भाई, तुझे बताता है कि यहाँ पे U करना है, तो ये निशानियाँ भी नहीं याद करनी है, बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं कि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। देयर इज़ नो बाउंड्री वर्क, क्योंकि बाउंड्री वर्क तब होगा जब वॉल्यूम चेंज होगा, और यहाँ पे आपने जूम किया हुआ, दैट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम। सो ओके यस जी, क्यू इन इज इक्वल टू U3 माइनस U2, राइट। और क्यू इन उसने बताया वो आपको डेटा के अंदर, अगेन वहाँ पे मैं कह रहा था आपको कि ये बड़े वाला क्यू नहीं है, ये स्पेसिफिक में है, स्मॉल वाला है, ओके। और U3 माइनस U2 अभी आपने ऊपर फाइंड आउट किया, ठीक है, ये आपने U2 फाइंड आउट किया हुआ, और आपके पास U3 आ गया। अब ये वो मुकाम था जिसकी वजह से आप सहारा ले रहे थे सारी चीज़ों को। जब U3 आ गया तो टेबल नंबर A17, वही जो एयर का है, आइडियल गैस का, उसके अंदर आपने देखा किस इंटरनल एनर्जी पे मेरे पास टेम्परेचर क्या बनेगा, इस यस सर। इंटरनल एनर्जी के ऊपर मेरे पास टेम्परेचर क्या बनेगा। ये देखिए T3 को उसने थोड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ, क्यों, क्योंकि ये वो हाईएस्ट टेम्परेचर है जिसमें आप इंटरेस्टेड थे, यस राइट, ये वो टेम्परेचर है। और यस इसी सर। तरह आपने उस पॉइंट के ऊपर VR3 निकाल ली, अभी देखते हैं कि ये हमारी क्या हेल्प करेगी। और फिर हम अगेन, अब T3 निकला, P3 नहीं निकला, अब उस पर आ जाते हैं। सो अगेन हमने आइडियल गैस का फॉर्मूला लगा दी कि P3 V3 डिवाइडेड बाई T3 और इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई
T2, जैसे 1-2 की कंडीशंस पे ऊपर लगाया, इस तरह 2-3 की कंडीशंस पे लगा दिया। यहाँ पर हम किस में इंटरेस्टेड है, यहाँ पर हम P3 में इंटरेस्टेड है, जो कि हाईएस्ट प्रेशर बनना है, जैसे ऊपर T3 निकाला। सारी चीज़ें हमारे पास हैं, ऊपर T3 भी हमारे पास है और T2 भी हमारे पास है, ठीक है, और P2 भी हमारे पास है। अब V2/V3 को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखें कि जो दूसरा और तीसरा पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। गौरतलब बात है, क्या होता है जी, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। तो जो यस पॉइंट सर। 2 पे वॉल्यूम होता है वही पॉइंट 3 पे होता है। तो अब बंदा धुंध इधर 8 नहीं लिख देना, इधर उसने क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ जी, 1 लिखा हुआ था, 1 लिखा हुआ, कैंसिल हो ठीक है। जाएंगे दोनों। वो हो गया कैंसिल, बस अल्लाह ने फजल कर दिया, कैंसिल ही है, सेम है तो फ़ायदा को नहीं जोर लगाने का, ठीक है। यस सर। ठीक है ना, सो वो 1 है उनकी रेशो, सेम है तो 1 है उनकी रेशो, राइट। सो V2 भी वही है, V3 भी वही है, जो कुछ भी होगा वो आपस में कैंसिल आउट हो गया, रेशो आपको बस 1 ही रहनी। तो आपको P3 आ गई। ये वो पॉइंट्स थे जिन पे हाईएस्ट पे आप इंटरेस्टेड थे। अब आपको समझ लगी कि एक बात यहाँ पे थोड़ा सा समरी के लिए, इतनी कुछ समरी बताऊं कि वहाँ पर आप इंथैल्पीज में इंटरेस्टेड होते थे। वजह क्या थी, वहाँ पे बाउंड्री वर्क्स भी थे। यहाँ पर आप इंटरनल एनर्जी में इंटरेस्टेड हैं, वजह क्या थी कि बाउंड्री वर्क नहीं है। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि आप क्यों वहाँ पर इंथैल्पीज और यहाँ पे यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक आपको वर्क इन में भी इस्तेमाल हो जाते हैं, वर्क आउट में भी, क्यू इन में भी, क्यू आउट में भी। अभी आपने लिखा ना क्यू इन इज इक्वल टू U3 - U2, इसी तरह आगे क्यू यस आउट सर। में देखेंगे उसमें भी एनर्जीज आ जाएंगी। तो ये हमारी कहीं ना कहीं हेल्प कर रही होती है। और रहेगी बात PR1 या VR1 निकालने की, तो वो हमारी कहाँ पर हेल्प करते हैं, वो हमारी कंप्रेशन रेशोज़ या प्रेशर रेशोज़ हमारे पास होती हैं, तो वो अगले स्टेप्स में हमें रिमेनिंग जो चीज़ें होती हैं उनमें निकालने में मदद करती हैं, ठीक है। तो ये एक वे है कि किस तरह से हम चल रहे हैं। सर जी और VR और VR3 ये क्या चीज़ है? कौन सी, VR1 और VR3? VR1 और VR3 ये कंप्रेशन रेशोज़ हैं आपके पास। उसी तरह ही सपोज अब आपके पास ये, जब आपने R लिखा ना, सिंपल R का मतलब ये है कि ये आपके पास कंप्रेशन रेशो है किसकी, वॉल्यूम्स की। तो ये वॉल्यूम्स की कंप्रेशन रेशो कैसे बनती है कि VR/VR, और इस V ऊपर वाले VR के साथ मैं लिखूंगा मैक्सिमम, नीचे वाले के साथ मिनिमम। नीचे वाले के साथ मिनिमम। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर इसको यूज़ करना हो आपने, तो आप उसके आगे वही लिखेंगे कि कंप्रेशन रेशो का क्या मतलब होता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ओवर मिनिमम वॉल्यूम। तो ये एक ही बातें हैं सारी, एरो के उधर वाली भी और इधर वाली भी, ठीक है। यस। ये जो अब लिख रहा हूँ इनका मतलब कंप्रेशन रेशो नहीं है, इनका मतलब वो वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, जिसका। और दूसरे में ये कि अगर टेबल में जाके देखने तो ये VRs वहाँ पर मौजूद हैं। उस टेम्परेचर पे देखेंगे, 1 वाले टेम्परेचर पे देखेंगे VR1 बनेगा, तीसरे वाले टेम्परेचर पे देखेंगे VR3 बनेगा, दूसरे वाले टेम्परेचर पे देखेंगे VR2 बनेगा, ठीक है। यस। तो ये जो भी चीज़ लिखी है ये इनकी समरी है। इसी तरह मैंने प्रेशर पे भी यही सेम चीज़ लिखी थी, अगर किसी को याद हो। ओके जी। सो अब इसी तरह अब आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, अब आपने वर्क्स वगैरह निकालने हैं, आपने क्यू आउट्स निकालनी है, आपने एफिशिएंसीज निकालनी है, इस तरह के आपने काम करने हैं। सो अगेन मैं इसको थोड़ा क्विक वे में कर देता हूँ कि R इज़ इक्वल टू, अब अगेन आपने R लगाया चौथे और तीसरे पॉइंट पे, तो देख लें कि चौथे और तीसरे पॉइंट पे हाईएस्ट वॉल्यूम कौन सा बनता है और लोएस्ट वॉल्यूम कौन सा बनता है। तो हाईएस्ट वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा, लोएस्ट वॉल्यूम नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं इसको देखूं, अगर मेरे पास कहीं हो ये तो यहाँ पर मामलात वैसे ही ठीक हैं, चौथे वाला ऊपर ही आएगा क्योंकि 4 का वॉल्यूम ज़्यादा और 3 का वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो ये 4/3 ही बनेंगे बाय डेफिनेशन भी। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे चीज़ें सीधी सीधी नज़र आ रही हैं, 1/R वगैरह नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। अब असूल वही है, हाईएस्ट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लोएस्ट वॉल्यूम। सो अब यहाँ पर आपने जो चीज़ फाइंड आउट की है वो VR4 फाइंड आउट किया है। क्यों किया है, T4 निकालना था या U4 निकालना था। अब इनकी क्या ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि क्यू आउट आपके पास, आप क्यू आउट में इंटरेस्टेड है, क्योंकि क्यू आउट में क्यों इंटरेस्टेड है, आगे आपने एफिशिएंसीज फाइंड आउट करनी है। तो Q4 कहाँ पे लगा हुआ है, और या सॉरी Q4 कह दिया, क्यू आउट जो है, क्यू आउट चौथे और पहले पॉइंट के दरम्यान में लगा हुआ है, ठीक है। तो चौथे और पहले पॉइंट की इंटरनल एनर्जीज यस। होंगी तो क्यू निकलेगा ना।
तो चौथे और पहले पॉइंट की इंटरनल एनर्जी। अब अगेन यस सर। यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट नंबर 4 है, अगर आप इसको लिखना चाहें, मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो माइनस क्यू आउट इज इक्वल टू .4 मेरे वहाँ पर मेरे पास इन है और 1 आउट है वहाँ पर ना। यस सर। ऐसे ही था। यस सर। U1 मेरा आउट है और साइकिल के अकॉर्डिंगली, ठीक है, और U4 उसका इन है। यस क्योंकि सर। ये इसको मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, इसको मैं इस वजह से कह रहा हूँ इस तरह कि अगर आप यहाँ पे आ जाए ना, ठीक है, तो ये देखें इस पॉइंट के ऊपर 4th पे चीज़ें इन हो रही हैं और 1 पे आउट हो रही हैं। एरो बता रहे हैं ना, दरमियान में एरो लगा हुआ, वो बता रहा है कि आप चौथे से पहले यस सर। पॉइंट पे आ रहे हैं। तो पहला Yes. पॉइंट आपका फाइनल पोजीशन है, पहला पॉइंट आपका फाइनल पोजीशन है, क्योंकि आप लिखते हैं ना एनर्जी बैलेंस में फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। सो यू कैन राइट इट डाउन माइनस क्यू आउट इज इक्वल टू U1 माइनस U4, या सही करके लिखना है तो क्यू आउट इज इक्वल टू, ये जो भी मैंने पॉइंट हाईलाइट किया ये पिछले में आपको मैं बता चुका हूँ, क्योंकि पिछले में उसने उल्टा लिखा तो मैंने आप लोगों का वहाँ पे यस सर। कॉन्सेप्ट थोड़ा सीधा किया, यहाँ पे वो मेरे वाली बात ही उसने लिख दी, ठीक है। सो यहाँ पर सही वे में चला है, वहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट लिखा हुआ था, लेकिन वहाँ पे भी मैंने आपको लॉजिक बता दी थी कि उन चीज़ों को सीधा कैसे करना है। सो क्यू आउट आपके पास आ चुकी है। अब जब डब्ल्यू नेट आपने निकालना है या क्यू नेट आप निकाल रहे हैं तो दैट इज़ क्यू इन माइनस क्यू आउट, वो आप कर दें, ये आपके पास डब्ल्यू नेट आ जाएगा जो उसने पूछा हुआ था। साथ ही एफिशिएंसी पूछी हुई थी, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू नेट ओवर क्यू इन। डब्ल्यू नेट क्या होता है, क्यू इन माइनस क्यू आउट। इसको आप वर्क इन और वर्क आउट की सेंस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। सो ये काम जो है वो हमने कर लिया, तो हमारे पास 52.3 एफिशिएंसी आ रही। अगेन जैसे मैंने पिछले न्यूमेरिकल में बताया था कि वो वाला फार्मूला यूज़ नहीं करना, यहाँ पर ये शॉर्टकट वे है, ये हमने यूज़ नहीं करना। पिछले फार्मूला में भी मैंने आपको बताया था, पिछले साइकिल में भी, कि वो आपने फार्मूला यूज़ नहीं करना, तो यहाँ पर भी ये हमने यूज़ नहीं करना, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास मीन इफेक्टिव प्रेशर है। मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला है कि W नेट ओवर V1 माइनस V2, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो डब्ल्यू नेट आपने ऊपर निकाला हुआ, V1 माइनस V2 को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे अगर नहीं भी करना चाहें तो जिस सेंस में इसने थोड़ा कैलकुलेट करने की कोशिश की हुई है, V1 इसने लिख लिया और माइनस V2 को इसने क्या लिख दिया, V1 बाय R। तो अब अगर इसमें आप V1 कॉमन ले लें तो वो 1 माइनस 1, और आप बताऊंगा ये इस तरह क्यों कर रहा है। सो खैर अभी V1 माइनस V2, और V2 जो है उसको आपने कंप्रेशन रेशो के थ्रू सॉल्व कर लिया, V1 बाय R लिख लिया, V1 कॉमन ले लिया, ठीक है। सो ये हमने काम कर लिया। और V1 जो है वो आपने आइडियल गैस का फाइंड आउट कर लिया, P1 V1 इज इक्वल टू RT1 से, और V1 आप यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। R आपके पास पहले है, W नट पहले। आप मुझे बताएं कि ये ठीक सेंस बन गया, इस तरह इसको करना चाहिए था, या इसको इसके पास डाटा नहीं, डाटा था सारा और इसने खुद से कॉम्प्लेक्स कर दिया, या इसके पास डाटा नहीं था, ये मजबूरी के तौर पे इसने ऐसा किया? सर मजबूरी लग रही है वैसे। अच्छा ठीक है। मसला ये है कि आपके पास V1 और V2 ये वॉल्यूम नहीं है, स्टेट मिनिमम sir. और मैक्सिमम वॉल्यूम आपके पास क्यूबिक मीटर्स के अंदर वॉल्यूम्स नहीं है आपके पास। आपके पास कंप्रेशन रेशोज हैं जो कि यूनिट लेस क्वांटिटीज़ हैं, समझ रहे हैं? वो क्या हैं, वो रेशोज हैं, यूनिटलेस। यस सर। वो यूनिट लेस हैं। ये आपके पास वॉल्यूम पूछ रहा है प्रॉपर कि क्यूबिक मीटर में क्या होगा, ये रेशोज नहीं है, दैट इज़ अ सिंपल वॉल्यूम। जैसे हमारे पास वॉल्यूम होता है, वो क्यूबिक मीटर में हो या स्पेसिफिक में हो वो एक अलग बात है, लेकिन वो रेशो नहीं होती, समझ रहे हैं? तो ये हमें गिवन नहीं है डेटा के अंदर। यस सर। तो V2 का उसने सहारा, पहले उन्होंने दोनों को एक सिमत में किया, दोनों को V1s में लेके गया, फिर V1 में लेके जाने का मतलब ये है कि एक ही वॉल्यूम पकड़ के उसने फाइंड आउट कर लिया और उसको दूसरा निकालना नहीं पड़ा, दूसरे को उसने पहले की हालत में जो है वो रिफ्लेक्ट कर लिया था, ठीक है। तो ये उसके ये पाँचों के नहीं। हाँ जी, ये V2 का भी तो आइडियल गैस का फॉर्मूला लगा के हम V2 निकाल का भी लग सकते सकता था। ये अब आपने ये क्वेश्चन नहीं करना था, बल्कि आपने ये सजेशन के तौर पे कहना था
ये आपको चौथे चैप्टर के अंदर मैंने एक एग्जांपल करवाते करवाते कहा था कि यहाँ पर ये पहली कंडीशन पे भी फॉर्मूला लगा सकता था, दूसरी पे भी लगा सकता था, लेकिन पहली पे उसने इसलिए लगा लिया कि पहले का डेटा होगा उसके पास और दूसरी का माइट भी उसके पास डेटा ना हो, दूसरी के माइट भी कर सकता है वो, और दूसरी का अभी यहाँ पर शायद डेटा हो भी हमारे पास, तो हम किसी भी कंडीशन के ऊपर P1 V1 RT1 भी कर सकते हैं, P2 V2 RT2 भी कर सकते हैं, P3 V3 RT3 भी कर सकते हैं। चूज वो यस करनी सर। होती है जिसका डेटा हो। माइट भी यहाँ पर आपके पास दोनों डेटाज हैं, लेकिन जब अगर चौथे चैप्टर अगर किसी की मेमोरी थोड़ी बहुत बेहतर हो तो वहाँ पर एक न्यूमेरिकल के ऊपर मैंने कमेंट किया था कि ये 1 स्टेट को भी यूज़ कर सकता था, 2 को भी कर सकता था, लेकिन इसने 1 को यूज़ किया क्योंकि दूसरी स्टेट के इसके पास डेटाज नहीं थे। ये पहली एग्जाम्पलें थी कि यस चौथे सर। चैप्टर की। सर ठीक है, इसमें डाटा था इसलिए मैंने कहा कि वो V2 भी कर इसमें डाटा सकता था था। तो आप खुशी के तौर पे उसको करके चाहे उसको क्रॉस चेक कर लें। ठीक है, यस सर। ये तो अब आगे एल इलम और एल जॉब के लिए हल्का बाब है ना, कोई जितना मर्जी खेलें। ठीक है, सो नो इशू एट ऑल। तो ठीक है जी, ये कुछ चीज़ें थी। अभी पार्ट ई में साफ ज़रा टाइम भी नहीं है और पार्ट ई में अभी आ भी नहीं रहा, तो पार्ट डी तक जो है वो मीन इफेक्टिव प्रेशर या एफिशिएंसीज, ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जहाँ तक हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास और ये अब आपको 3 साइकिल करवा दिए। कौन कौन से बोला? रैंकाइन जो कि स्टीम वाला है, रैंकाइन। ब्रेटन जो कि गैस वाला, और ऑटो जो कि स्पार्क इग्निशन है। ठीक है, यस और सर। अब अगले लेक्चर में इन 3 साइकिल्स के ऊपर मैंने आप लोगों का क्विज लेना है। अब यस आपको सर। ये आपकी छठी असेसमेंट है। ठीक है, और इसके अंदर साफ ज़ाहिर वो कोई मजाक वगैरह नहीं होगा। अगर आप नहीं लेते, 6 मेरी असेसमेंट है, मैंने ऊपर 6 असेसमेंट लगा भी साफ ज़ाहिर दी हुई हैं, और मैंने उसको साफ ज़ाहिर हर हाल में वहाँ पर उसके अंदर, क्योंकि ये हमारे CLOs PLOs होते हैं, इनकी हमने सारी वर्किंग उसके अकॉर्डिंगली करनी होती है। तो कोई उस पर क्विज नहीं देगा तो अंडा लग जाएगा, जो देगा उसके उस रिस्पेक्ट से नंबर लग जाएंगे। बाकी सेक्शन भी पढ़ रहे हैं, उनके साथ ज़रा आपसे अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो आप अपने मार्क्स लूज़ कर देंगे, तो उसका मुझे तो कोई इतराज़ नहीं। तो 3 साइकिल्स मैंने बड़ी मेहनत से आप लोगों को करवाए हैं, और वो अगर को थोड़ा सा भी शऊर रखने वाला बंदा तो उसको दरमियान में पता लग जाता है कि सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे किस तरह हैं, या किस तरह सर ने एफर्ट की। साफ ज़रा मेहनत से आता नहीं, इसकी कोई दवाई तो मिलती नहीं कि 3 साइकिल की मेडिसिन दे दो। ठीक है, यस कि सर। ले ली सुबह दोपहर शाम और साइकिल याद हो गई, दवाइयाँ तो है नहीं। तो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से करना है। साफ ज़रा फाइनल में भी मैंने जो रेशो लिखी है, फाइनल में भी क्वेश्चन है इनके ऊपर, इस CLO के ऊपर, और आपका क्विज भी CLO के ऊपर हो जाएगा, तो आप इंशाल्लाह बेहतर पोजीशन पे होंगे। ठीक है, यस सर। हाँ, फाइनल में भी यस इस सर। पे क्वेश्चन और इस पे भी। तो इसको अगले लेक्चर में इंशाल्लाह क्विज भी होगा, और फिर उसके साथ कुछ और चीज़ें भी जो देखनी होंगी वो देख लेंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए वो क्या कहते हैं, वसीम इकबाल को इजाज़त दे, अल्लाह ने के बाद। यस सर। सर दुआ कर अल्लाह दीजिएगा। किस सेंस में? सर वो हम्म, बेहतरी के लिए सर जी, वैसे स्टूडेंट की बेहतरी अच्छा के लिए। उस्ताद की मैं सुना ना दुआ बड़ी जल्दी कबूल होती है, अच्छी हो तो। अच्छा जी, सर वो ठीक क्विज है। हमारा जो पिछला जो रहता था वो लेना। तो वो आप लोगों को कहा हुआ था कि मीट मी इन ऑफिस, तो जूम पे तो मेरा दफ्तर है नहीं, तो थोड़ी सी चीज़ों को समझा भी करें ना कि सर क्या कह रहा है और आप क्या कह रहे हैं। किधर हैं आप लोग? आप लोगों को कहा हुआ था कि मंडे ट्यूसडे को अपनी क्यूरीज वगैरह उसकी सॉल्व चीज़ें कर लें। हम साथ ज़रा प्रेपरेशन वगैरह करनी है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपने चीज़ें अपनी फिजिकली तो बेहतर करनी है या नहीं करनी? सर थर्सडे या फ्राइडे को आ जाएं आपके पास। थर्सडे, अच्छा 2 चीज़ें होती हैं। मैं अब सेशन ही खैर ख़त्म हो गया, मुझे 2 चीज़ों से बड़ा वो एक अजीब सा लगता है। कोशिश ये किया करें कि उस्ताद की बात को फॉलो किया करें, ना कि बीच में अपनी ही कोई ले आया करें। तो मसला ये है कि मैंने पिछले 1-2 हफ्ते पहले, एक कोई 5-6 दिन पहले कह दिया था कि मंडे ट्यूसडे को सेटिंग कर लें और मेरे पास उसके अकॉर्डिंगली ले हैं चीज़ें। तो कोशिश ये किया करें कि जो बंदा आपके साथ कोऑपरेट उसके मुताबिक चला करें, ना कि उसको ही चला लिया करें। क्योंकि ये यहाँ पे फ़र्क है एक वो रिलेशन का, कि टीचर और उस्ताद का। तो उस रिलेशन की बेस में मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरी मान लिया करें, ना कि अपनियाँ मनवा लिया करें। समझ रहे हैं? तो ये कि अखलाकी जवाज़ भी किसी चीज़ का कुछ होता है। तो सर असल में अब ना सर जो अटेंडेंस दूसरे शहर से आना था तो नहीं, सर वो हमने ठीक भी है। और हमें तो इसलिए किसके सर कितने आज कितने कौन कौन से क्विज किस किस का? ठीक है, बाकी मीटिंग लीव कर दें, जिसका कोई मसला है वो डिस्कस करें, बाकी दे कैन लीव, क्लास एंड है। सर और अटेंडेंस अब्दुल रहती तो थी। हाँ ना फर्स्ट अटेंडेंस वाला बैच। मेल कर दे मुझे। ठीक है। ओके सर।
हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कौन है स्टूडेंट जिसने सर मेरा आपने ना वाइवे में मार्क्स लगे सर। एक एक करके डिस्कस करो ना। हाँ, मैं कह रहा था कि वाइवे मेरे मार्क्स नहीं लगे सर, आपने जो वाइवा लिया था। कौन बंदा ये जो कह रहा है मेरे मार्क्स नहीं लगे? आसिफ रहमान सर, क्विज 2 के सर आपने वाइवा लिया था। आसिफ रहमान, क्विज 2 का आपने दिया था वाइवा? यस सर, दिया था मैंने। अच्छा, तो आपके मार्क्स नहीं लगे हुए? यस सर, नहीं लगे अभी। अच्छा, चलो देख लेता हूँ इसको। सर मैं आउट ऑफ मोहम्मद सिटी हूँ तो सर तो सर हमने लाहौर आना था, तो सर किसी वजह से नहीं आ सके सर, तो इमरजेंसी थी। तो सर इंशाल्लाह मैं कल सुबह कोशिश करूंगा कि तो मैं ये कल कौन लाहौर है? पहुंचूं। अगर आप ये कौन है जिसने कह रहा है कि नहीं आ सके? या ये नाम बताया करना पहले। हाँ, मोहम्मद इस्मान सर, सर मैंने अफजाबाद से इधर लाहौर आना था सर। नहीं, आपको कोई काम है या इसकी वजह से आ रहे हैं, या वैसे इधर आके तैयारी वगैरह करनी है और इधर चीजें अपनी बेहतर करनी है, ये सर क्या है? आपको इसकी वजह से सर आपने बोला था मीट अप पैट, तो इस वजह से। तो वो मीटा पैड तो आपने तकरीबन गुजार दिया। अच्छा, खैर। तो अच्छा, अफजाबाद से आने के तो आगे क्या करेंगे? मतलब फाइनल्स में आ रहे हैं लाहौर? सर फाइनल्स में तो उधर से ही देंगे, अब तो ऑनलाइन है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, प्रेपरेशन वगैरह और उधर से चीज़ें सारी मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो आपका कौन सा क्विज रहता है? सर क्विज 4। क्विज नंबर 4, ये जो ओपन क्लोज साइकिल पे हुआ लास्ट टाइम। अच्छा, यस सर। ठीक है। चलें, इसमें इसको कोई क्विज भी ले लेंगे और क्विज के ऊपर वाइवा भी कोई कंडक्ट कर लेंगे। कोई इस पे मैं टाइम सेट कर लेता हूँ, मैंने मेंशन कर लिया। हाँ जी, तो हाँ जी, सर मेरा ना कोई भूल जाता है। एक मिनट सर, क्लास वैसे एक मिनट स्टूडेंट होल्ड करना, क्लास वैसे एंड होगी एक। जी, और कौन है? कोई क्लिप था जरा। सर अबू बकर आजम। हाँ? अबू बकर आजम सर, मेरा भी रिक्वेस्ट हुआ। अबू बकर आजम का कौन सा क्विज रहता है? क्विज 4 सर, ये जो पीछे हुआ है। क्विज नंबर 4। और कौन बंदा है जी? सर आसिफ रहमान का, सर आसिफ रहमान। आपका कौन सा क्विज रहता है? सर क्विज 4 सर में रहता है सर, मैं आउट ऑफ सिटी में रहता हूँ तो सर वो थोड़ा सा मुश्किल है कराने के लिए। अच्छा, और बताएं जी, कोई क्लिप बताएं जरा, और किसका क्या है? तो थोड़ा ना, थोड़ा मेच्योर भी हो जाएं। ये कुछ सबील नहीं लगी हुई, सारों ने सब कुछ ही छोड़ा हुआ। हाँ जी, और क्या? सर अब्दुल सुबहान, मेरा ना क्विज 1 रहता है। अब्दुल सुबहान, क्विज 1। अच्छा, और जी कोई क्लिप बताएं जरा। हाँ, बस और किसी कुछ नहीं रहता। असफ रहमान का क्विज 2 के नंबर नहीं लगे, सर क्विज 4 मेरा भी रहता है। क्विज मोहम्मद 4 हुसैन रहता क्विज है 4 सर। रहता है। अबू बकर आजम क्विज 4, अब्दुल सुबहान क्विज 1। किसका कौन है बंदा? नाम बताया सर करो ना यार। हमील जफर सर। कौन सा क्विज रहता है? सर 4 ही, क्विज 4। क्विज 4 अमील जफर। और जी कोई क्लिप बताएं जरा। सर वो मैंने असाइनमेंट भी आपको मेल की थी, आपने कहा था देख यार वो लूंगा मैं। मेल की बातें मेल पे होती हैं। मैं क्या हो गया, जो जो चीज़ जिधर क्यूरी आई हुई ना उसको उधर ही एड्रेस करता हूँ। अभी सिर्फ क्विज का पूछ रहा हूँ। हाँ जी, चलें और ठीक है सर। असाइनमेंट तो आप लोगों ने अपलोड वगैरह करनी थी, तो मेल पे ही आप रिस्पॉन्ड करेंगे ना। तो इस क्विज का मैंने सेपरेट ज़रा प्लेटफॉर्म सेट करना है इसका, फिर उस हिसाब से मैं देखूंगा। ठीक है, ठीक है जी। ये कुछ स्टूडेंट थे जिनको कुछ थे मसले मसाइल, तो ठीक है, इन मैं नोट डाउन कर लें। इनको मैं ईमेल पे एड्रेस कर लूँगा इनके मसाइल। ठीक है, मैं इसका थैंक यू कोई सर, थैंक ज़हन बना लेता हूँ किसका क्या, यानी कि इसका फर्दर क्या लाए अमल करना। ठीक है, यू। जी सर, ठीक है। ठीक है थैंक यू जी। सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।